सर मैम वो लेट आए। चलो आगे से बी रेगुलर। ओके। ये सतबीर, सतबीर, सतबीर आवाज आ रही है मेरी? प्रियंका, प्रियंका, प्रदीप, प्रदीप, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। ओके, वी हैव भरत। यस भरत, भरत आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी भरत, मिड पीरियड कन्वर्जन किसके लिए यूज होता है, कौन सी आइटम्स के लिए? मिड पीरियड कन्वर्जन फैक्टर किसके लिए यूज होता है? व्हाई डू वी यूज मिड पीरियड कन्वर्जन? मैम जो रेगुलर बेसिस पे आइटम करते हैं उसके लिए होता है। जो आइटम्स हम रेगुलर बेस पे परचेज करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं उनके लिए हम मिड पीरियड कन्वर्जन फैक्टर यूज करते हैं। ठीक है। अमित, अमित ने अभी ज्वाइन किया है। यस अमित। यस मैम। बेटा मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी में एक बेसिक डिफरेंस बता दो। मैम नॉन मॉनेटरी लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स जिनकी वैल्यू चेंज होती है मैम। ठीक है। और मॉनेटरी? और मॉनेटरी मैम जो मतलब सेम रहते हैं, लिक्विड एसेट। जो वैल्यूज सेम रहती हैं जैसे डेटर्स, क्रेडिटर्स, लोन, बिल्स रिसीवेबल, पेबल। ठीक है। तो आज हम बेटा प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे कि अच्छा मॉनेटरी आइटम्स पे क्या कैलकुलेट करते हैं। यस मनीष, मनीष, मनीष शर्मा। हाँ जी मैम। हाँ जी बेटा, मॉनेटरी आइटम्स पे क्या कैलकुलेट करते हो अगर उसमें चेंजेस नहीं आते, हम चेंजेस रीइंस्टेट नहीं करते तो? मैम प्रॉफिट या लॉस। गेन या लॉस। यहाँ पे टर्म प्रॉफिट नहीं हमने यूज़ करनी, यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, गेन। ओके। प्रॉफिट जो होता है वो रेवेन्यू आइटम्स पे बेसिकली होता है। अच्छा आज हमने स्टार्ट करना है इलस्ट्रेशन 1। है सबके पास बुक? दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी बेटा, करें स्टार्ट? हाँ जी मैम। ओके। इलस्ट्रेशन 1 दे रखी है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट मॉनेटरी गेन और लॉस एज ऑन 31 मार्च 2019। हमें कैश दे रखा है 6000 ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है 10000। डेटर्स हमें ओपनिंग दे रखे हैं 20000 और क्लोजिंग दे रखे हैं 25000। क्रेडिटर्स हमें दे रखे हैं 15000 और 20000 और लोन हमें दे रखा है 20000 और क्लोजिंग भी कितना है 20000। प्राइस इंडेक्स नंबर्स, ओपनिंग है 200, क्लोजिंग है 300 और एवरेज उसने हमें कैलकुलेट करके ऑलरेडी दे रखी है 240। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, ये सारी की सारी आइटम्स कौन सी है बेटा, मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी? मॉनेटरी मैम। हाँ ये सारी मॉनेटरी है, तो इनके ऊपर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, गेन या लॉस। तो सबसे पहले फर्स्ट आइटम हमारी कौन सी है, फर्स्ट आइटम कौन सी है बेटा? कैश। कैश। द फर्स्ट आइटम इज कैश। कैश कितना है ओपनिंग, 6000। अब इसका हमें गेन या लॉस निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, 6000 इंटू हमने आज की डेट पे निकालना है, तो आज की डेट का इंडेक्स नंबर कितना है 300 और ओपनिंग वाला कितना है 200, तो ये कितना आ गया बेटा 9000।
अच्छा, इस पे क्या होगा, हमें गेन होगा या लॉस होगा? लॉस होएगा मैम। हाँ हाँ, लॉस होगा, क्योंकि कल भी हमने बात की थी कि एसेट्स होल्ड करने पे हमें लॉस होता है और लाइबिलिटीज़ होल्ड करने पे हमें गेन होता है। अब ये तो बात थी जो ओपनिंग था। अब हमने देखना है हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है, 10,000। मतलब ड्यूरिंग द ईयर कितना चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ कैश ड्यूरिंग द ईयर? 4,000। 4,000। तो 4,000 के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, एवरेज। तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइडेड बाय 240। इसको रहने देते हैं। तो ये बेटा आ जाएगा 5,000, 8 5। ठीक है, तो जो ड्यूरिंग द ईयर हमारा कैश इंक्रीज हुआ है वो एक्चुअल में इंक्रीज हो जाना था 5,000 तक, बट हमारा 1,000 का क्या हो गया, लॉस। समझ में आया ये पॉइंट? यस मैम। सबको क्लियर हो गया? यस मैम। राजदीप, ma'am. राजदीप, यस मैम। दीप, ठीक है। अब ऐसे ही आप डेटर्स का भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो डेटर्स का जो टोटल लॉस आया है, एक्चुअल वैल्यू उनकी, ये देखो आपकी बुक, आपको टोटल जो डेटर्स दे रखे थे वो 35,000 थे, एक्चुअल में उनकी वैल्यू 50,250 बनती है। तो टोटल जो लॉस हो गया कंपनी को, दैट इज़ 15,250 ऑन अकाउंट ऑफ कैश एंड डेटर्स। इसी तरह अब हम जो गेन है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें आइटम्स दे रखी है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है बेटा 15,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 20,000। तो 15,000 के लिए कौन बताएगा कैसे निकालेंगे? यस, हाँ जी। मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइडेड बाय 200। तो ये कितना आ गया, 22,500। ठीक है। अब चेंज कितना है ड्यूरिंग द ईयर, 5,000। 5,000। तो 5,000 के लिए हम एवरेज यूज़ करेंगे। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइडेड बाय 240। तो ये कितना आ गया, 6250। ये आ गया हमारा 6250। तो अब हमें यहाँ पे 15,000 और 22,500 का अगर हम देखें तो हमें कितना लॉस हो रहा है, माइनस करके देखेंगे 7,500, यही आएगा। हाँ जी बेटा, मैं गलत बोल के गई हूँ यहाँ पे, आपने करेक्ट नहीं किया। मैंने क्या बोला था और क्या बोलना चाहिए था, किसी ने नहीं सुना। हाँ गुड, शाबाश। मैंने बोला है कि हमें लॉस हो गया, हमें लॉस नहीं हुआ, ये हमारी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटीज़ के केस में हमें क्या होता है, गेन। तो यहाँ पे हमें 7,500 का गेन हो गया और यहाँ पे हमें 1,250 का गेन क्यों होता है? हाँ जी, गेन क्यों होता है? आप बताओ, प्रॉफिट और गेन में क्या डिफरेंस होता है? एनीबडी? हाँ जी, कोई आइडिया? गेन किसी पर्टिकुलर एसेट्स या लाइबिलिटी से होता है, और प्रॉफिट सब पे? प्रॉफिट ईयर का होता है। प्रॉफिट ईयर का होता है, चलो मान लिया। हाँ जी, और कोई? प्रॉफिट और गेन में क्या डिफरेंस होता है? प्रॉफिट मैम जो रेवेन्यू, प्रॉफिट रेवेन्यू आइटम से होता है।
यस मैम। ठीक है, जो हमारी रेकरिंग नेचर की होती है। जैसे हम जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो हम क्या निकालते हैं, प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर, यही होता है ना। यस मैम। तो राजदीप यही होता है बेटा। यस मैम। अच्छा, और गेन? गेन किसी पर्टिकुलर गेन होता है जो हम कभी कभी नॉर्मली वो हम लॉन्ग टर्म आइटम्स पे निकालते हैं। जैसे हम कोई एसेट सेल करते हैं तो उसके ऊपर हमें जो प्रॉफिट होता है उसको हम प्रॉफिट नहीं बोलते, उसको हम गेन बोलते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, प्रॉफिट होता तो उसको हम रिकॉर्ड कर लेते। यहाँ पे हमें क्या है, गेन है, जिसको हम सिर्फ रियलाइज मतलब फील कर सकते हैं कि अगर ये चीज़ होती तो ये ऐसे हो सकता था। एक्चुअल में हमारे हाथों में कुछ भी नहीं आ रहा, ना हमें गेन हो रहा है ना हमें लॉस हो रहा है एक्चुअल में। बट अगर हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के अकॉर्डिंगली चलते तो हमें दोनों चीज़ें हो सकती थी, बट हम उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। प्रॉफिट होता है उसको हम अपनी बुक्स में लेके चलते हैं। जैसे हम P&L अकाउंट में हर एक्सपेंस हर इनकम को लेके चलते हैं, चाहे वो डेप्रीसिएशन है फिक्स्ड एसेट्स पे, चाहे एप्रीसिएशन है। जो चीज़ें हमें हर साल होती हैं उनको हम क्या मानते हैं, प्रॉफिट। गेन होता है जो हमें कभी कभार होता है, लॉन्ग टर्म में कभी होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, गेन। अब यहाँ पे जो गेन हो रहा है या यहाँ पे जो लॉस हो रहा है उसको हम अपनी बुक्स में शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक्चुअल में बुक्स में हम इसको नहीं लेके जा सकते। अगर हमारे पास कैश है 6,000 तो वो 6,000 ही रहेगा, 6,000 का 9,000 नहीं बनेगा, तो वो हमारा लॉस है। इसी तरह अगर हमने क्रेडिटर को 15,000 देने तो 15,000 ही देंगे, बनते तो उसके 22,500 हैं, बट हम उसको 15,000 देंगे तो वो हमारा गेन है, तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे। और ये कभी कभी होगा, हमेशा नहीं होगा। पेमेंट तो हमने उसको हमेशा ही करनी है, पर हम उसको हमेशा कितनी पेमेंट करेंगे, 15,000 की। हम उसमें अपना गेन और लॉस लेके नहीं चलेंगे। हम वैसे खुश हो सकते हैं कि हाँ इस चीज़ का हमें बेनिफिट हो रहा है, कि हो सकता था अगर हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग या इंडेक्सिंग करते तो हमें इतनी पेमेंट करनी पड़ती, बट प्रैक्टिकली इस चीज़ को कोई फॉलो नहीं करता। इसलिए हम हमेशा उसको जो पेमेंट ड्यू होती है, चाहे वो 6 साल ड्यू हो रहे, चाहे वो 6 महीने, चाहे वो 6 दिन, पेमेंट उसको उतनी ही मिलेगी। इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके, हो जाएगा बेटा ये इलस्ट्रेशन फर्स्ट। मॉनेटरी लॉस Yes, और ma'am. मॉनेटरी गेन कैसे कैलकुलेट करना है? मैम हाँ जी बोलो अमित। मैम जो ये इन्फ्लेशन का इफेक्ट है मतलब मॉनेटरी पे नहीं लेना, इन्फ्लेशन क्या जो बोल, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग करते हैं। आपकी आवाज़ कट रही है। मैं अपना माइक ऑफ करती हूँ फिर आप बोलो। हाँ अब बोलो, अमित बोलो बेटा। मैम जो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है। हाँ बोलो हेलो बोलो, हाँ हाँ बोलो। मैंने अपना माइक ऑफ किया था ताकि आपकी आवाज़ आए। मैम मॉनेटरी पे नहीं ले रहे। मॉनेटरी पे नहीं ले रहे? यस मैम। तो मॉनेटरी में बेटा हम सिर्फ उन्हीं आइटम्स, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में हमने थ्योरी में भी पढ़ा था कि हम किन आइटम्स को लेंगे, हम नॉन मॉनेटरी की रीइंस्टेटमेंट करेंगे। यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है अंडर CPP मेथड ऑल नॉन मॉनेटरी आइटम्स आर टू बी कन्वर्टेड एंड रीस्टेटेड टू रिप्रेजेंट करंट परचेजिंग पावर ऑफ मनी। हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में जो CPP मेथड है उसमें हम सिर्फ नॉन मॉनेटरी को कन्वर्ट कर रहे हैं। हम ये देखते हैं कि पहले उनकी वैल्यू कितनी थी और अब उनकी वैल्यू कितनी है। मॉनेटरी आइटम्स की वैल्यू चेंज नहीं होती है। यही क्वेश्चन है कि कुछ और है, कुछ और पूछना चाहते हो? यही था मैम। आपने थ्योरी पढ़ी थी, यहाँ पे भी बात कल भी मैंने बात की थी कि हमने जब ये तो हमने आज सिर्फ मॉनेटरी आइटम्स को लिया है। मॉनेटरी आइटम्स का हमने सिर्फ गेन और लॉस कैलकुलेट करना है। जो वैल्यूज़ नहीं कैलकुलेट करनी है वो किसकी कैलकुलेट करनी है, नॉन मॉनेटरी आइटम्स की, ताकि जब हमने उनको ख़रीदा था और आज की डेट में उनकी वैल्यू कितनी है। उनका क्लोजिंग बैलेंस हमेशा चेंज होता रहता है, तो हम उनको रीइंस्टेट करेंगे। ठीक है, करें आगे? ओके यस मैम। इलस्ट्रेशन 2 भी हो जाएगी। अच्छा बेटा,
एक बार सबके पास नोट्स होंगे, है सबके पास? यस मैम। है। एक बार इलस्ट्रेशन 2 में मुझे ट्रेड पेबल्स कैलकुलेट करके बताओ। ट्रेड पेबल्स का उसने ओपनिंग बैलेंस हमें कितना दे रखा है? 15,000, और बाद में वो कितना हो गया? डिक्रीज हो गया 10,000। तो इसका क्या करेंगे? माइनस में आएगा मैम फिर नेगेटिव आ जाएगा। हाँ, ये देखो उसने 5,000 नेगेटिव में लेके जो चेंज हुआ है फिगर 5,000 का, हमें जो एक्चुअल आज की डेट में फिगर थी वो 6250 आ गया। तो है तो ये हमारा लॉस ही तो, बट ये नेगेटिव फिगर है तो इसको हम टोटल गेन में से, सॉरी मैं फिर रॉन्ग बोल रही हूँ, मॉनेटरी लाइबिलिटी, यह लाइबिलिटी है हमारी, तो इसके ऊपर हमें गेन हो रहा है। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ओपनिंग पॉजिटिव है तो हमने उसमें से डिडक्ट करके जो हमारा टोटल गेन है वो कम होके रह गया। अगर ये पॉजिटिव होता तो हमारा 36,000 समथिंग आ जाता, बट क्योंकि हमारे ट्रेड पेबल्स कम हो गए तो हमारा गेन भी कम हो गया। अब हमारा गेन सिर्फ कितना रह गया? 23,750। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो बेटा मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी में? अच्छा, हमने अभी तक 4 पॉइंट्स कवर किए हैं। कौन कौन से 4 पॉइंट्स कवर किए हैं? मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी। सबसे पहले हमने बात की थी कन्वर्जन फैक्टर की। फर्स्ट पॉइंट हमने किया था कन्वर्जन फैक्टर, यही था। यस मैम। नंबर 2 एवरेज। हाँ, मिड पीरियड कन्वर्जन फैक्टर। नंबर 3 मॉनेटरी। नंबर 3 मॉनेटरी। नंबर 4 नॉन मॉनेटरी। अब हम 5th पॉइंट की बात करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड इन्वेंट्री। सुना हुआ है टर्म? सबने टर्म सुनी हुई है बेटा? यस क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? मैम प्रोडक्ट की कॉस्ट ही होती है। प्रोडक्ट की कॉस्ट। तो सोल्ड वर्ड क्यों आ रहा है साथ में फिर? वाई सोल्ड वर्ड? टर्म सुनी हुई है क्या सबने बेटा? बताओ पहले, कोई बच्चा ऐसा हो जो इस टर्म के साथ ना फेमिलियर हो। COGS का फॉर्मूला पता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस करंट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, गुड, शाबाश। ये थे बेटा, मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं। आज हमने 5th पॉइंट करना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होती है? हमारा स्टॉक। तो इसके लिए हमारे पास COGS क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब जितने भी गुड्स हमने पूरे साल में बेचे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है, कि हमारे पास पहले कितना था, फिर हमने कितना और परचेज़ किया, और लास्ट में बेच सब कुछ सेल ऑफ करने के बाद हमारे पास कितना बचता है, वो हमारे पास क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो इसके लिए बेटा हम 2 मेथड्स अडॉप्ट करते हैं। एक होता है लीफो मेथड, एक होता है फीफो मेथड। सुना हुआ लीफो और फीफो मेथड के बारे में? लीफो मेथड की फुल फॉर्म होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट, और फीफो मेथड होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो भी मटेरियल हमने प्रोडक्शन के लिए भेजना है वो किसके अकॉर्डिंगली भेजेंगे? कोई कंपनी लीफो के अकॉर्डिंगली करती है, कोई कंपनी फीफो के अकॉर्डिंगली करती है। लास्ट इन मतलब
जो हमने सबसे लास्ट में मतलब जो हमारे पास खरीद रखा है उसको हम पहले निकालेंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है कि जो हमने पहले ख़रीदा है उसको हम पहले यूज़ करेंगे, जो हमारे पास पुराना सामान पड़ा है उसको हम बाद में यूज़ करेंगे। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है कि जो पहले पिछला सामान पड़ा है पहले उसको यूज़ करो और जो लेटेस्ट परचेजेज है उसको हम बाद में यूज़ करेंगे। और फीफो होता है कि जो फर्स्ट है वो पहले निकलेगा, जो लास्ट है वो लास्ट में निकलेगा। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है बेटा, दोनों मेथड समझ आ गए लीफो और फीफो में। तो जो ये फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये किस मेथड में यूज़ होता है? फीफो मेथड में। फीफो में हम यही लेते हैं कि जो हमारे पास पहले पड़ा था, जो हमने उसमें ख़रीदा उसको प्लस करके, और जो हमारे पास बच गया, ये जो फॉर्मूला है ये किस मेथड में लगता है? फीफो मेथड में। ये देखो आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, अंडर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंसिस्ट ऑफ इंटायर ओपनिंग स्टॉक प्लस करंट परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक में कौन सी चीज़ें आएंगी? जो सारी की सारी हमने इस ईयर परचेज की हैं। ठीक है बेटा। और फीफो मेथड में लीफो मेथड में सिर्फ और सिर्फ करंट परचेजेस, क्योंकि हम पिछला सारा का सारा चीज़ें यूज़ कर चुके हैं, इसलिए हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कोई नहीं होगा। जो हमारे पास बचा होगा वो सिर्फ इसी साल की परचेजेस होंगी, पिछला सामान हम सारा निकाल चुके हैं। इसीलिए लीफो में हम ओपनिंग स्टॉक नहीं लेते, फीफो में हम ओपनिंग स्टॉक लेते हैं, क्योंकि पिछला सामान ऑलरेडी पड़ा रहता है। हम जो चीज़ें खरीदते हैं हम पहले उनको यूज़ करते हैं। बट लीफो मेथड में क्या होता है? लीफो में होता है कि ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं अपना पुराना सामान, तो हमारे पास पिछला कोई स्टॉक नहीं पड़ा। जो भी हमारे पास इन्वेंट्री है वो सब किससे कंसिस्ट कर रही है? जो हमने करंट चीज़ें जो है वो परचेज की हैं। ठीक है, समझ आई इतनी बात? बोलो बेटा। लीफो और फीफो का कंसेप्ट क्लियर हुआ? हाँ जी मैम। क्या होती है लीफो की फुल फॉर्म? लास्ट इन फर्स्ट आउट। और फीफो की? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो इसके लिए इंडेक्स नंबर्स हमने क्या लेने हैं? इंडेक्स नंबर स्टॉक्स के क्या हो जाएंगे? ओपनिंग इन्वेंट्री के लिए हम कौन सा लेंगे? जो इंडेक्स नंबर एट द बिगनिंग है। और करंट परचेजेस के लिए कौन सा लेंगे? एनी आइडिया? Average. एवरेज इंडेक्स। और क्लोजिंग के लिए? जितना उसमें पोर्शन ओपनिंग का होगा, पोर्शन ऑफ ओपनिंग के लिए ओपनिंग इंडेक्स जो बिगनिंग वाला है, और अगर उसमें पोर्शन ऑफ क्लोजिंग पड़ा स्टॉक है तो उसके लिए हम क्या लेंगे? एवरेज इंडेक्स। समझ आई? ओपनिंग के लिए तो हमने कौन सा लेना है? ओपनिंग इंडेक्स। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक के लिए हम इंडेक्स नंबर एट बिगनिंग, जो करंट परचेजेस है उसके लिए हम एवरेज इंडेक्स, और जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक में हम ये देखेंगे कि ओपनिंग स्टॉक का पोर्शन कितना है और क्लोजिंग स्टॉक का पोर्शन। जो क्लोजिंग स्टॉक वो मतलब जो हमने करंट परचेजेस किए हैं, जो करंट परचेजेस किए थे उसमें से जो अनसोल्ड बच जाएगा वो हमारा क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक। तो जितना पोर्शन ओपनिंग स्टॉक का होगा उसको हम ओपनिंग इंडेक्स नंबर एट द बिगनिंग से निकालेंगे, और जितना हमारे उसमें करंट परचेजेस होंगी उसको हम किसके अकॉर्डिंगली करेंगे? एवरेज इंडेक्स के हिसाब से। क्लियर है ये स्टॉक वाला पॉइंट Yes, ma'am. सबको? यस मैम। नीलम, चंचल, चिराग, सौरभ, यस मैम। समझ आ गई? अनीता, अंकिता, यस मैम। कला देवी, परम Yes, जी, ma'am. समझ आ गया बेटा पिछला भी सारा? रीतम, संदीप, सतबीर, यस मैम। शोभित बेटा, यस मैम। योगेश,
मैम। प्रियंका बेटा, किसी को कोई डाउट हो तो बीच में इंटरप्ट करके समझ लिया करो, और मैं साथ में वीडियो भी शेयर करूँगी ताकि आप दोबारा से सुन के इसको दोबारा घर पे जब रिवाइज करते हो, जब भी टाइम मिले दोबारा से, कई बार कोई पॉइंट नहीं समझ में आता तो एज इट इज़ आप इसको सुन सकते हो। ठीक है, अब इसका जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो हम कल करेंगे। यहाँ तक आप इसको अच्छी तरह से स्टडी कर लेना। कल हम इसकी इलस्ट्रेशन नंबर 3 और 4 करेंगे। ओके, और कल हम इसकी प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट भी साथ में करेंगे। ठीक है बेटा? ओके मैम। ओके बेटा।